अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म। बेटा इससे पहले जब हमारे पास लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 था तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 है dy over dx plus u of t multiply by y is equal to w of t। हमने वहां पे अज्यूम किया था कि u of t बराबर है a के और w of t बराबर है b के, जो कि कांस्टेंट फंक्शन थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या सपोज करेंगे कि u of t भी हमारे पास वेरिएबल है यानी फंक्शन ऑफ t है, और w of t भी हमारे पास वेरिएबल है यानी ये भी फंक्शन ऑफ t है। तो आइए आज हम दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। होमोजेनियस केस क्या है ऐसी सिचुएशन में और नॉन होमोजेनियस केस क्या है। वी नो दैट w ऑफ t बराबर है किसके, 0 के। होमोजेनियस की कंडीशन है कि हमारे पास राइट साइड पे जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन आपकी कहलाती है होमोजेनियस, जहाँ पे w ऑफ t बराबर हो 0 के। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी dy ओवर dt प्लस u ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 8 का। u ऑफ टी वाई यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये हो गया u ऑफ टी वाई माइनस का। सॉल्विंग इक्वेशन 8, हमने अब इक्वेशन नंबर 8 को सॉल्व करना है सेपरेबल वेरिएबल टेक्निक से। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सेपरेबल वेरिएबल टेक्निक में ये होता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं। अगर हमारे पास y और t फंक्शन में इंक्लूड है तो y वेरिएबल को हम सेपरेट कर देंगे और t वेरिएबल को हम सेपरेट कर देंगे। अगर हमारे पास y और x फंक्शन में दिए जाएं तो x वेरिएबल को हम सेपरेट कर देंगे और y वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है। y u ऑफ t से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे सेकेंड साइड पे शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ गया 1/y dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस u ऑफ t। अब जो dt है वो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1/y dy इज इक्वल टू माइनस u ऑफ t dt। अब इक्वेशन को हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ y आ जाए। इंटीग्रेट करने के लिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आया log ऑफ y प्लस सी। इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व आउट होती है तो एक ना एक कांस्टेंट हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। यहाँ में हमने log के साथ ये कांस्टेंट इसलिए लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड साइड पे अब तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुई है। हम c वहां लगाते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी हो। फिर c यहाँ पे प्लस का था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आया माइनस हो गया, तो log y इज इक्वल टू माइनस सी माइनस इंटीग्रेशन u ऑफ t dt। आपको मालूम है log को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो एक्सपोनेंट है, तो हमने एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ई पावर माइनस सी, यानी ये टर्म भी आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर आ गई है और ये टर्म भी आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर आ गई है। हमने लिखा ई पावर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ई पावर इंटीग्रेशन यू ऑफ टी डी टी। ई ऑफ सी हमारे पास बराबर है, सॉरी ई ऑफ माइनस सी हमारे पास बराबर है ए के। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 बनी है वो जनरल सॉल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब आपके पास u ऑफ t फंक्शन हो t का। फिर हमारे पास सेकंड केस है नॉन होमोजेनियस केस। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास w ऑफ t की वैल्यू 0 नहीं होती, और अगर आपके पास w ऑफ t की वैल्यू 0 भी नहीं है और w ऑफ t कोई कांस्टेंट भी नहीं है तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हम
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है e पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u t dt इंटीग्रेशन w ऑफ t मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन u ऑफ t dt होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन जो यूज किया है ये कहलाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि हमें सॉल्यूशन मिला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये वाला सॉल्यूशन जो हमने होमोजेनियस से मालूम किया है ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इक्वेशन नंबर 10 आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने के लिए। अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को कंसीडर करते हुए हमें एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy over dt प्लस 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। जैसे कि इक्वेशन देख के ही हमें पता चल रहा है कि जो पहली इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ली गई है। यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू आपके पास है 3t स्क्वायर। हम u ऑफ t का सबसे पहले इंटीग्रेशन u ऑफ t जो भी आपके पास फंक्शन है यहाँ पे 3t स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसे फाइनल आंसर में पुट कर देंगे। यहाँ देखें सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द इक्वेशन, हमने इक्वेशन कंसीडर की है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने इसे कंपेयर किया है इक्वेशन 8 से, तो हमें मालूम हुआ कि u ऑफ t बराबर है 3t स्क्वायर के। हमने इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन बाय पावर रूल। हमने पहला रूल अप्लाई किया इंटीग्रेशन का, पावर रूल, उसके तहत हमने इसे सॉल्व किया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t बराबर आई है t पावर 3 के और सिंपली t क्यूब। अब उस वैल्यू को हमने जनरल सॉल्यूशन में पुट किया। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन u ऑफ t की। इंटीग्रेशन u ऑफ t आपके पास t क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट पावर माइनस t क्यूब। यहाँ मैंने जो फॉर्मूला मेंशन किया है इस फॉर्मूले को कहते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पास है कंसीडर द इक्वेशन dy ओवर dt प्लस 2ty इज इक्वल टू t। हमने इस इक्वेशन को अगेन इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया है, तो हमारे पास u ऑफ t की वैल्यू आ गई 2t। ये वैल्यू आपकी u ऑफ t की है। जब हम 2t की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा t स्क्वायर। ये भी पावर रूल के तहत हमने सॉल्व किया है। w ऑफ t आपके पास बराबर है t के। इन सारी इक्वेशन को हमने यूज करना है इंटीग्रेशन w ऑफ t एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t dt होल dt। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो आपने वैल्यूज रखनी है। w t ऑफ t की जगह t की वैल्यू रखनी है जो उसकी वैल्यू है। एक्सपोनेंट सेम आएगा। इंटीग्रेशन u ऑफ t की जगह आपने t स्क्वायर रखना है। इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फार्मूला। एक्सपोनेंट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट फार्मूला कहता है अगर आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है तो आप सिंपली इंटीग्रेशन से उस एक्सपोनेंट वाली टर्म को बाहर ला सकते हैं। सेकंड जो रूल है एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या कहता है अगर आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी टर्म है, जो भी वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं और उसका साथ साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन से वो एक्सपोनेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास एक्सपोनेंट में मौजूद है टी स्क्वायर। अगर इस टी स्क्वायर की मैं इंटीग्रेट डेरिवेटिव लूं तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 2t। अब मेरे पास t तो मौजूद है यहाँ पे सवाल में, 2 मौजूद नहीं है,
तो मैं क्या करूंगी, मैं उस 2 को लाने के लिए उस 2 को मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी और डिवाइड भी करवाऊंगी। जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है वो मैं t के साथ रखूंगी और जो डिवीजन वाला 2 है वो मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगी। इसलिए ये स्टेप किस तरह से हो गया, 1/2 मैंने लगाया है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन साइन सेम, e(t²) आपके पास फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास है 2t dt। अब आपके पास फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, सिंपली उस फंक्शन को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिया है तो आपके पास आ गया 1/2 e⁻t²। ये आपके पास वैल्यू आई है इंटीग्रेशन ऑफ wt मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट पावर इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t dt। अब आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 10 रखें। इक्वेशन नंबर 10 में 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 थी, उस इक्वेशन नंबर 10 में हमने 1 बाय 1 वैल्यूज रखी हैं। सबसे पहले वैल्यू रखी है इंटीग्रेशन ऑफ ut dt की, देन आपके पास यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है इंटीग्रेशन w ऑफ t मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट पावर इंटीग्रेशन ऑफ ut dt की। और अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, e⁻t² को मल्टीप्लाई करेंगे a से प्लस e⁻t² को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 e⁻t² से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है 2 मल्टीप्लाई बाय dy/dt प्लस 12y प्लस 2e⁻t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। जनरलाइज फॉर्म में पहली चीज यहाँ से कोफिशिएंट को खत्म करना है। dy/dt का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ना हो। अगर होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड करके उसे खत्म करें, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई करके उसे खत्म करें, लेकिन आपने यहाँ पे कोफिशिएंट को 1 करना है। ओके अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आपने सिर्फ इस टर्म को नहीं करना बल्कि होल इक्वेशन को करना है। समहाउ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ एक टर्म को सॉल्व आउट कर देते हैं, बाकी टर्म आपकी सेम रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब इक्वेशन में चेंज आता है तो थ्रूआउट पूरी इक्वेशन में आता है, किसी एक टर्म में नहीं आता। उसके बाद हमने u ऑफ t की वैल्यू लेनी है। अब देखें u ऑफ t हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 12 के बराबर है। हमने 12 रखा, मुझे यहाँ से 2 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको कहा जिस चीज को हमें काटना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, हम उसी से डिवाइड करवाते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाया। मैंने यहाँ पे लिखा 12 u ऑफ t डिवाइड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ dy/dx, ये बराबर किसके आया, 6 के। जब इंटीग्रेशन ली, 6 क्योंकि कांस्टेंट है और dt की इंटीग्रेशन t होती है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास आया 6t। फिर हमने लिखा w ऑफ t किसके बराबर है, w ऑफ t हमारे पास बराबर है, ये यहाँ पे प्लस का है, जब ये वैल्यू इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो हमारे पास आया -2e⁻t। फिर हमें इस कोफिशिएंट को इस टर्म से भी डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास हो गया -2e⁻t डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू -e⁻t। अब हमारे पास u ऑफ t भी है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ t dt भी है और इंटीग्रेशन फंक्शन w ऑफ t भी मौजूद है। हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट टूल अप्लाई हो रहा है, e⁻7t और 7t का डेरिवेटिव होता है 7dt। यहाँ पे 7dt मौजूद है, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन साइन से इस फंक्शन को बाहर निकाल दिया। जनरल सॉल्यूशन लिखा, जनरल सॉल्यूशन में सारी वैल्यूज को पुट आउट किया,
तो आपके पास y ऑफ t बराबर आया e पावर -60 मल्टीप्लाई बाय a -1/7 e पावर 7t। अब क्योंकि सवाल में हमें कहा जा रहा है कि आपने जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ इसका डेफिनेट सॉल्यूशन भी मालूम करना है एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0। तो हमने कंडीशन रखी और कंडीशन रखने के बाद हमने a के लिए सॉल्व किया इसे, क्योंकि जो आपके पास डेफिनेट सॉल्यूशन होता है उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमें पुट करनी है। हमने a के लिए सॉल्व किया तो हमें a की वैल्यू मिली 1। अब सॉल्व किस तरह से करना है? जनरल सॉल्यूशन में जहां पे y है y की जगह 6 डिवाइड बाय 7 लिखना है, और जहां पे t है t की जगह 0 रखना है। क्योंकि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई है ये t की है, और जो इज इक्वल टू के बाद वैल्यू दी गई है वो y की है। तो हम कहते हैं एट पॉइंट t इज इक्वल टू 0, t जब 0 होगा तो y की वैल्यू आपके पास 6 डिवाइड बाय 7 होगी। इस वैल्यू को हमने रखा तो हमारे पास जो डेफिनेट सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेट सॉल्यूशन a की वैल्यू 1 है, हमने 1 पुट की। इस इक्वेशन को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, e पावर -60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू e पावर -60, माइनस साइन सेम आएगी, फिर e पावर -60 मल्टीप्लाई बाय 1/7 e पावर 70, ये हमने लिखा। 60 में 70 इन दोनों को हमने सम किया है, तो 70 में से जब 60 माइनस कर देंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ t बचेगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आया है वो है y ऑफ t इज इक्वल टू e पावर -60 -1/7 e पावर t। ये आपके पास आंसर है। मैम जी मैम, अगर यहाँ पे u एक वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू t, अगर ये वेरिएबल हो ही ना, ऐसे हो कि dy बाई dt प्लस वाई इक्वल 0, फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपके पास u ऑफ t ना हो, यानी नहीं ना हो। अगर आपके पास u ऑफ t नहीं होगा मींस वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होगा तो हमने जो प्रीवियस वीक में लेक्चर कवर किया था उस हिसाब से ये सॉल्व आउट होगा। डेरिवेटिव की वो इंटर के नाम पढ़े ना, उसमें ये समझ नहीं आ रहा, ये अलग चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन या डेरिवेटिव्स ही है जो इंटर में हमने पढ़ा था? ये कह रही हूँ कि आपके पास लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मौजूद है। डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव इंक्लूड होता है। मैम इसमें जो मतलब फॉर्मूलाज हमने डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में पढ़े हैं, हमें वो सारे अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे या नहीं? बेटा कंडीशन के हिसाब से ही आपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। जैसे फॉर सपोज अगर आपके पास आता है टी स्क्वायर और कहा जा रहा है टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें, तो आपके पास उस टाइम टी स्क्वायर पे जो कंडीशन अप्लाई होगी इंटीग्रेशन की, हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, तो हम पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपके पास एक्सपोनेंट में मतलब वो फंक्शन सारे मौजूद फॉर्मूलाज है, दोबारा से याद करने पड़ेंगे? जी अगर आपके पास एक्सपोनेंट में मौजूद है जैसे ई पावर टी स्क्वायर dt, अब इसको डेरिवेटिव मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से करनी है, तो उसके लिए आपने फिर उसका रूल फॉलो करना है। मैम ये जो कंप्लीट इक्वेशन है उसका हमने y का कंटेम्पररी फंक्शन का आंसर तो लिख दिया है, और ये जो है एक्सपोनेंट e टू द पावर इंटीग्रेशन u dt, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है ना? जी बेटा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने असाइनमेंट दी है उसमें भी यही करना है, डायरेक्ट मतलब कि जनरल सॉल्यूशन को ड्राइव करना होगा पहले, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख लें? बेटा देखें सवाल में कंडीशंस हैं, अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल है या आपको याद है तो आप जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखते हैं, बशर्त ये है वो सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बढ़ते जाएंगे केसेस आते जाएंगे, और जब केसेस आते हैं ना सारी चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, तो उस टाइम तो मैं अगर डेरिवेशन याद हो तो नहीं जी, याद हो तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अगर आपको सही। याद नहीं हो तो और आप डिराइव करना चाहें तो वो भी वेल एंड गुड, अच्छा तरीका है कि आप ड्राइव करके फिर उसमें वैल्यूज को रखें।
मिस ये हर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में यही होगा कि जो ut की जगह उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में जाएगी? बेटा देखें, डिपेंड करता है। अगर आपके पास कंडीशन है u ऑफ t के साथ y होना चाहिए, ठीक है। अगर दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें से y निकल रहा है तो आप y कॉमन लेने के बाद उस पूरी टर्म को एज अ u कंसीडर करोगे। मिस कोई एग्जांपल देखा है जी उसकी? बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है dy ओवर dt प्लस 2t स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मैं ये वाली पावर लगा रही हूँ, ठीक है। 2t स्क्वायर y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखें, आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये y की हैं, और हमारे पास सवाल में है कि अगर आपके पास y टर्म्स होगी तो y टर्म्स सिर्फ और सिर्फ किस फंक्शन के साथ होनी चाहिए? u ऑफ t के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे। y कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी dy ओवर dt प्लस, आपने यहाँ से y कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 2t स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर y। अब ये जो आपके पास पूरा फंक्शन है ना 2t स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास u ऑफ t है। पे आपने सबसे पहले क्या करना है, dy ओवर dt के साथ ये जो कोफिशिएंट है इसे रिमूव करवाना है। जब आप इसे रिमूव करवाएंगे आप यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 और 4 में 2 कॉमन है। पहला तरीका ये कि आप कॉमन ले लें। अगर आप कॉमन नहीं ले रहे तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को, जो पहला कोफिशिएंट है 2, अगर यहाँ 2 है तो, अगर यहाँ 3 है तो आप 3 से डिवाइड करवा दें, 4 है तो 4 से करवा दें। आपने ये खत्म करवाना है। मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रही हूँ। अगर 2 कॉमन लूंगी तो मेरे पास बनेगा dy ओवर dt प्लस ty इज इक्वल टू माइनस 2t। यहाँ पे आपके पास dy ओवर dt पूरी इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेट आ गया है। आपने यहाँ पे u ऑफ t सपोज करना है t को, और w ऑफ t करना है माइनस 2t को। तो ये इस तरह से आपने सबसे पहले तो फंक्शन को अज्यूम करना है कि फंक्शन आपके पास है क्या, u ऑफ t की क्या वैल्यू है, w ऑफ t की क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर आप ये दो चीजें अच्छे से एनालाइज करेंगे तभी आप सॉल्यूशन में इन वैल्यूज को फिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जैसे अभी आपने बताया यहाँ पर 2 हो या 3 हो या कोई भी वैल्यू हो, उसको हम या तो कॉमन ले सकते हैं या डिवाइड लेके कर सकते हैं जी लेकिन अगर मैम कोई वैल्यू अपॉन में हो, जैसे 1/4 या कोई हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? बेटा फिर आप मल्टीप्लाई करें पूरे दोनों साइड पे। जैसे अगर आपके पास यहाँ 2 की जगह 1/2 होता जी तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करती, ताकि कोफिशिएंट जो dy ओवर dx है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा। अगर आपके पास लिखा हुआ हो 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 को 1 करने के लिए आपने इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से, करवाना है। ठीक है। अब ये तो पहली टर्म हो गई dy ओवर dt, ये आपके पास 1 बन गया। बाकी टर्म का क्या करेंगे, बाकी टर्म में भी आप हर जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगी, भले वहां कोई भी वैल्यू बन जाए, ठीक है। वहां डिवाइड में सही। वैल्यूज आ रही हैं, आ जाए, उससे मसला नहीं होता। मसला हमें यह है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ dy ओवर dt है ना, इट शुड बी 1। हमें जो y की कोफिशिएंट है उसको 1 करना है ना सिर्फ। बेटा हमने y के कोफिशिएंट को 1 नहीं करना, हमने dy ओवर dt के कोफिशिएंट को 1 करना है बस। फर्स्ट कोफिशिएंट है जो। जी बिल्कुल, फर्स्ट ये जो dy ओवर dt टर्म है ना इसके कोफिशिएंट को करना है। ओके मैम, थैंक यू। इसके साथ कोई नंबर कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के।